नमस्कार दोस्तों। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का और एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन का ये हमारा 5वां वीडियो है। इससे पहले वाले जितने भी क्लास हैं, अब अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल पे अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्न हैं उन पे, और जो एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के लिए इम्पोर्टेंट संभावित प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और इन प्रश्नों से भी संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे आपके जीडी एग्जाम के लिए, उन प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। अगर आप लगातार हमारे साथ क्लास में बने रहते हैं तो ये सारे प्रश्न आपको इस क्लास में याद भी हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और ये वाला जो प्रश्न है ये एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ये जो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है उसका क्या नाम है? स्टेपीज नाम है। क्या? स्टेपीज नाम है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये जो हड्डी है ये मध्य कान में पाई जाती है। ये कान की तो हड्डी होती है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि कान में किस जगह, तो ये मध्य कान की हड्डी होती है। ये आप लोग यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती हैं, तो मनुष्य के कान में टोटल 6 हड्डियां होती हैं। कितनी? 6 हड्डियां होती हैं। अगर आपसे यहाँ पे कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, अगर आपसे पूछ ले यहीं पे कि कौन मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, कौन मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, ये भी तो पूछ सकता है। तो सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो होती है फीमर। कौन सी होती है? फीमर मानव शरीर की सबसे मजबूत मतलब लंबी हड्डी होती है। और ये जो है ये जांघ की हड्डी होती है। कहाँ की? जांघ की हड्डी होती है, यानी कि पैर में होती है। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो ये जो हड्डी है मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी ये आपकी होती है जबड़े की हड्डी। जबड़े यानी कि मुंह के नीचे वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे जहाँ पे आप चबाते हैं खाना, वो सबसे मजबूत हड्डी होती है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आपसे पूछे कि मानव के खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, तो खोपड़ी में कुल 8 हड्डियां होती हैं। मानव के चेहरे में आपसे पूछ ले कि मानव के चेहरे में कितनी हड्डियां होती है, चेहरे में, तो चेहरे में जो है 14 हड्डियां होती हैं। अगर आपसे पूछे कि मानव में कुल हड्डी कितनी होती है, कुल हड्डी मानव में कितनी होती है, तो मानव में कुल हड्डी 206 होती है। अगर आपसे पूछे कि चरक संहिता में मानव में कुल हड्डियां कितनी बताई गई है, चरक संहिता में कितनी हड्डियां बताई गई हैं मानव में, तो चरक संहिता में कुल मानव में 300 हड्डियां बताई गई हैं। ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे और इनका साथ में हम लोग रिवीजन भी करते चलते हैं। तो इनका रिवीजन करेंगे। कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो स्टेपीज जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और ये जो हड्डी है ये मध्य कान की हड्डी होती है। कान में कितनी हड्डियां होती हैं? 6। खोपड़ी में पूछ ले कितनी हड्डियां होती हैं, तो 8 हड्डी होती है। चेहरे में आपसे पूछे कितनी हड्डियां होती हैं, मानव के चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। और मानव शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती हैं? 206 होती हैं। अगर आपसे पूछे कि चरक संहिता के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 300 हड्डियां होती हैं चरक संहिता के अनुसार। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर, ये जांघ की हड्डी होती है। और मानव शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वो जबड़े की हड्डी होती है। ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। बैरोमीटर में तेजी से गिरावट किस चीज का संकेत होता है, तो बैरोमीटर में जो तेजी से गिरावट होता है वो तूफान का संकेत होता है। यहाँ से तूफान आने की संभावना होती है। और बैरोमीटर से क्या मापा जाता है ये आप लोग बताएंगे, तो बैरोमीटर से जो है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे यहीं पे पूछ ले कि बैरोमीटर का खोज किसने किया था, बैरोमीटर का जो खोज किसने किया था, तो बैरोमीटर की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक है उनका जो नाम है टेरिसली नाम है। क्या है? टेरिसली नाम है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। किसने किया था? टेरिसली ने किया था बैरोमीटर की खोज। और कब, कहाँ के ये रहने वाले थे, तो ये फिर से एक बार आपसे पूछे किसने किया, तो टेरिसली ने किया। अगर आपसे पूछे ये कहाँ के रहने वाले थे, तो इटली के निवासी थे। ये इटली के रहने वाले थे, टेरिसली नामक वैज्ञानिक। अगर ये आपसे पूछ ले कि अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर किसे कहते हैं, तो अर्थव्यवस्था का जो बैरोमीटर होता है वो किसे कहते हैं, वो शेयर बाजार को कहते हैं। किसे? शेयर बाजार को कहते हैं। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। शेयर बाजार को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहते हैं। ठीक, एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। बैरोमीटर में तेजी से गिरावट ये संकेत होता है, तूफान आने का संकेत होता है।
और बैरोमीटर से क्या मापा जाता है अगर आपसे पूछ ले तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। ठीक, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अगर आपसे पूछे कि बैरोमीटर का खोज किसने किया था तो टेरिस्ली ने किया था बैरोमीटर का खोज, ये इटली के एक वैज्ञानिक थे। और वायुमंडलीय दाब का मात्रक आपसे पूछ ले क्या होता है वायुमंडलीय दाब का मात्रक, तो इसका जो मात्रक होता है बार होता है वायुमंडलीय दाब का मात्रक। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर किसे कहा जाता है तो अर्थव्यवस्था का जो बैरोमीटर है वो शेयर बाजार को कहा जाता है। किसे? शेयर बाजार को कहा जाता है। इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। टिस्को इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई? और ये वाला जो प्रश्न है एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं उन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो टिस्को की जो स्थापना हुई वो 1907 में हुई। अगर आपसे पूछे कि टिस्को जो है कंपनी ये स्थित कहाँ है तो ये जमशेदपुर में। कहाँ पे? जमशेदपुर में स्थित है। और जमशेदपुर कहाँ पे पड़ता है? ये झारखंड में पड़ता है जमशेदपुर। अब बात करते हैं कुछ इस्पात संयंत्र की। अगर आपसे पूछे कि भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पे स्थित है, स्टील प्लांट यहाँ पे लिख लेते हैं शॉर्टकट में। तो भिलाई वाला जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये पूछा जाता है इसको किसके सहयोग से लगाया गया तो ये रूस के सहयोग से लगाया गया था। अगर आपसे पूछे कि यहीं पे बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पे स्थित है, बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पे स्थित है तो ये स्थित है झारखंड में। कहाँ पे? ये झारखंड में स्थित है बोकारो स्टील प्लांट। और इसकी जो सहायता किसकी सहायता से लगाया गया था? बोकारो वाला भी रूस की सहायता से लगाया गया। वहीं आपसे पूछ ले कि दुर्गापुरा स्टील प्लांट ये कहाँ पे स्थित है, दुर्गापुरा स्टील प्लांट कहाँ पे स्थित है तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुरा जो स्टील प्लांट है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। और इसे किसके सहयोग से लगाया गया दुर्गापुरा वाला तो इसे ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। किसके? ब्रिटेन के सहयोग से। और एक स्टील प्लांट है राउरकेला स्टील प्लांट। राउरकेला स्टील प्लांट आपसे पूछ ले कि कहाँ पे, ये सभी स्टील प्लांट कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। राउरकेला स्टील प्लांट आपसे पूछ ले कहाँ पे है तो ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा में। और इसे किस देश की सहायता से लगाया गया तो इसे जर्मनी की सहायता से लगाया गया था। किस देश की सहायता से? जर्मनी की सहायता से लगाया गया। इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से टिस्को की स्थापना कब हुई तो 1907 में हुई। टिस्को स्थित कहाँ है तो ये जमशेदपुर में स्थित है झारखंड में। जमशेदपुर कहाँ पे? यहाँ पे पूरा लिखेंगे झारखंड में स्थित है। ठीक, इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पे स्थित है तो ये छत्तीसगढ़ रूस की सहायता से इसे बनाया गया। अगर आपसे पूछे कि बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पे स्थित है तो ये झारखंड में है और इसे रूस की सहायता से लगाया गया। दुर्गापुरा स्टील प्लांट कहाँ पे है तो ये पश्चिम बंगाल में है जिसे ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया। उसके बाद राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है जिसे जर्मनी की सहायता से लगाया गया। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। और बढ़ते हैं अपने अगले वीडियो में। और इस वीडियो को आप लोग दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकते हैं। ठीक, अगले वीडियो पे अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, चीन की जो सीमा है और रूस की सीमा, ये दोनों जो है सर्वाधिक देशों के साथ सीमा लगाते हैं और 14 देशों के साथ लगाते हैं। ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं। पहले ले लेते हैं चीन के बारे में। चीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि चीन की राजधानी कहाँ पे है तो चीन की राजधानी बच्चे को पता है कहाँ पे है। चीन की राजधानी बीजिंग में है। कहाँ पे? बीजिंग में चीन की राजधानी है। अगर आपसे पूछेगा कि चीन का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, चीन का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, चीन का मैनचेस्टर किसे कहते हैं तो चीन का जो मैनचेस्टर है ये संघाई को कहते हैं। संघाई को कहते हैं चीन का मैनचेस्टर। अगर आपसे पूछे कि चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है तो चीन का जो सबसे बड़ा शहर है वो संघाई है। चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा? संघाई है चीन का सबसे बड़ा शहर। अगर आपसे पूछे कि चीन का सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है, चीन का सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है तो चीन का जो सबसे बड़ा पत्तन है वो भी कौन सा है? संघाई है। संघाई पत्तन जो है चीन का सबसे बड़ा पत्तन है। अगर आपसे पूछे कि ये किस नदी के मुहाने पे बसी हुई है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है, तो ये यांगसी नदी के मुहाने पे बसी हुई है। कहाँ पे? यांगसी, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि चीन का शोक किस नदी को कहते हैं, चीन का शोक किस नदी को कहते हैं तो वांगहो नदी को आप लोग को ध्यान रखना है। वांगहो नदी को चीन का शोक कहते हैं।
वहांगो नदी को। और वहांगो नदी को ही क्या कहते हैं, इसे पीली नदी भी कहते हैं। किस नदी को? पीली नदी भी इसे कहते हैं। ठीक, इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर से एक बार, किस देश की असली सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की असली सीमा सर्वाधिक देशों के साथ, 14 देशों के साथ, और रूस की भी असली सीमा जो है 14 देशों के साथ लगती है। चीन के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न, जैसे चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग, चीन की राजधानी। और चीन का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? संघाई को कहते हैं। चीन का मैनचेस्टर संघाई को कहते हैं। चीन का जो सबसे बड़ा शहर है कौन सा है? वो संघाई है। चीन का सबसे बड़ा शहर संघाई है। चीन का सबसे बड़ा पत्तन या फिर बंदरगाह वो संघाई है। और किस नदी के मुहाने पर बसा हुआ है, बना हुआ है? तो यांगसी नदी के मुहाने पर बसा हुआ है, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं चीन का शो किसे कहते हैं? वहांगो नदी को चीन का शो कहते हैं। इसे पीली नदी भी कहते हैं। इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो वूलर झील है। कौन सी झील है? वूलर झील। अब वूलर झील स्थित कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब यहां से जम्मू कश्मीर से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर आपसे पूछे कि जम्मू कश्मीर में, अगर आपसे पूछे कि डल झील कहाँ पे स्थित है, तो ये भी जम्मू कश्मीर में। डल झील कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि मांडा कहाँ पे स्थित है, मांडा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु है, तो मांडा है, ये अब कहाँ पे स्थित है? तो ये अभी आपका कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। जोजिला दर्रा आपसे पूछ ले कहाँ पे स्थित है, जोजिला दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो ये भी आपके जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। उसके बाद जम्मू और कश्मीर में सर्वाधिक किन चीजों का उत्पादन किया जाता है? यहाँ पे देख लेते हैं सर्वाधिक उत्पादन किन चीजों का किया जाता है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, सेब का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, और साथ में साथ आप लोग याद रखेंगे अखरोट का भी यहाँ पे सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। और इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, सलाल परियोजना कहाँ पे स्थित है? सलाल परियोजना, तो सलाल परियोजना जो है ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा गया ये किस नदी पे बना हुआ है, तो ये चेनाब नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे? चेनाब नदी पे बना हुआ है। तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर से एक बार रिवीजन, आपसे पूछे कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील। वूलर झील स्थित कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। डल झील कहाँ पे स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। और मांडा कहाँ पे स्थित है? जो सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे उत्तरी बिंदु है, वो भी जम्मू एंड कश्मीर में। जोजिला दर्रा कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। अब बात करते हैं सर्वाधिक उत्पादन किन चीजों का होता है जम्मू एंड कश्मीर में, तो देखिए केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, सेब का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, अखरोट का भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर की परियोजना है, चेनाब नदी पे बना हुआ है। पृथ्वी के आकाश गंगा का क्या नाम है? तो देखिए पृथ्वी के जो आकाश गंगा की बात है वो दुग्ध मेखला भी आप कह सकते हैं, दुग्ध मेखला भी इसका नाम है। दुग्ध मेखला जिसको क्या कहते हैं? मिल्की वे, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मिल्की, इसे मिल्की वे कहते हैं, या फिर इसे मंदाकिनी कहते हैं, मंदाकिनी भी इसे ही कहते हैं। ठीक, तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। और मिल्की वे को और भी हिंदी में आप जाएंगे तो इसे क्या बोलते हैं? क्षीर मार्ग कहते हैं, इसे क्षीर मार्ग भी कहते हैं। मार्ग मतलब क्षीर मार्ग या क्षीर पथ भी बोलते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब बात करते हैं जो पृथ्वी की आकाश गंगा है यानी कि मंदाकिनी है, मंदाकिनी इसकी आकृति पूछता है कि आकृति इसकी कैसी है। तो मंदाकिनी कोई भी हो उसकी आकृति कैसी होती है? सर्पिलाकार होती है। कैसी? सर्पिलाकार होती है। तो ये एक चीज यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे, इसकी आकृति कैसी है? सर्पिलाकार है। अब हमारी जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी इसके जो हमारी जो मंदाकिनी है इसके जो सबसे निकट आकाश गंगा है उसका क्या नाम है, ये पूछा जाता है। मंदाकिनी के जो सबसे निकट आकाश गंगा है उसका नाम है देवयानी। क्या है? इसका नाम है देवयानी। और इसको बोलते क्या है? एंड्रोमेडा भी इसका नाम है। क्या नाम है इसका? इसका नाम एंड्रोमेडा भी है। आप लोग कंफ्यूजन नहीं होगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि इसका नाम एंड्रोमेडा भी है। अब ये पूछा जाता है कि मंदाकिनी से देवयानी की दूरी कितनी है? तो मंदाकिनी से देवयानी की जो दूरी है 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष है। कितना? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष है। ये आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि सूर्य जो है अपनी आकाश गंगा की परिक्रमा कितना दिन में करता है? सूर्य जो है अपनी आकाश गंगा यानी कि पृथ्वी की जो आकाश गंगा है वो उसका क्या नाम है? मंदाकिनी, यानी कि मंदाकिनी की परिक्रमा कितनी दिन में करता है? तो मंदाकिनी की जो सूर्य परिक्रमा है वो कितने दिन में करता है? तो ये आप लोग जवाब इसका याद रखेंगे, 25 करोड़ वर्ष में लेता है। कितने? 25 करोड़ वर्ष में
करता है जिसे एक निहारिका वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एक निहारिका वर्ष कहते हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे इतनी चीजें। फिर से इसका रिवीजन, अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी के आकाशगंगा का क्या नाम है, तो दुग्ध मेखला भी इसका नाम है, जिसे मिल्की वे कहते हैं अंग्रेजी में, और मंदाकिनी भी इसे कहते हैं, या फिर इसे क्षीर मार्ग भी कहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे मंदाकिनी की हमारी आकृति कैसी है, तो सर्पिलाकार है। कैसी? सर्पिलाकार है। और बात करते हैं मंदाकिनी के निकट जो आकाशगंगा है उसे देवयानी कहते हैं, और देवयानी या फिर इसे यहाँ पे लिख देते हैं एंड्रोमेडा भी कहते हैं। क्या? एंड्रोमेडा भी कहते हैं। देवयानी क्या कहते हैं इसे? एंड्रोमेडा भी कहते हैं। अब पूछता है कि हमारी जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी से देवयानी की दूरी कितनी? तो 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष है। कितना? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष है। सूर्य मंदाकिनी की जो परिक्रमा है वो 25 करोड़ वर्ष में करता है, जिसे एक निहारिका वर्ष कहते हैं। सूर्य जब एक जो है परिक्रमा मंदाकिनी की पूरा कर लेता है तो उसे एक निहारिका वर्ष कहते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस अर्थशास्त्री ने 1998 में नोबेल प्राप्त किया? तो सबसे अमर्त्य सेन को ही नोबेल प्राप्त हुआ था। किसको? अमर्त्य सेन को ही। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, अमर्त्य सेन को सबसे पहले यहाँ पे ये अर्थशास्त्री थे जिन्हें नोबेल प्राप्त हुआ था। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि एशिया का नोबेल किसे कहते हैं, एशिया का नोबेल किसे कहते हैं, तो रैमन मैग्सेस पुरस्कार को क्या कहते हैं? रैमन मैग्सेस पुरस्कार को क्या कहते हैं? एशिया का नोबेल कहते हैं, जिसे फिलीपींस के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति की याद में दिया जाता है। अब बात करते हैं, एक बार आप लोग सुने होंगे सीवी रमन को भी नोबेल मिला है, और ये पूछा जाता है कि सीवी रमन को नोबेल क्यों मिला था, किस क्षेत्र में मिला था? तो ये भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। किसके क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें नोबेल दिया गया था, और भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें नोबेल दिया गया था। किसके लिए? ये इन्होंने क्या किया था? रमन प्रभाव की खोज किया था। क्या किया था? रमन प्रभाव की खोज के लिए इन्हें नोबेल दिया जाता है। ठीक, नोबेल दिया गया था। भारत के प्रथम नोबेल विजेता व्यक्ति कौन थे? सबसे पहले भारत में नोबेल कौन प्राप्त किए थे? तो भारत के जो व्यक्ति थे, प्रथम नोबेल विजेता कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये इसका मतलब है, तो सबसे पहले पाए थे कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर सबसे पहले यहाँ पे नोबेल पाए थे। और रविंद्रनाथ टैगोर किस लिए नोबेल पाए थे? क्योंकि इनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल दिया गया था। ठीक, तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, किस अर्थशास्त्री ने 1998 में नोबेल प्राप्त किया? तो अमर्त्य सेन ने सबसे पहले 1988 में नोबेल प्राप्त किया। एशिया का नोबेल किस पुरस्कार को कहते हैं? तो रैमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। सीवी रमन को नोबेल क्यों दिया गया? तो ये भौतिकी के क्षेत्र में पाए थे रमन प्रभाव की खोज के लिए ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले वैज्ञानिक भी बने थे। ठीक, अब बात करते हैं भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो भारत के सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिसे गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनकी एक पुस्तक थी। ठीक, बात करते हैं कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है? तो जो धातु पूछे विद्युत का सुचालक कौन सा है, तो चांदी हो जाएगा। चांदी ऐसी धातु है जो विद्युत का सुचालक है। ठीक, अब बात करते हैं, तो जितने भी धातु होती है, धातु तत्व जितने भी होते हैं, ये विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। कैसा क्या होता है? सुचालक। और जितने भी अधातु होते हैं, जितने भी अधातु तत्व होते हैं, ये विद्युत का क्या होते हैं? ये कुचालक होते हैं। कैसा चालक? कुचालक होते हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं उष्मा के बारे में। तो उष्मा का आपसे पूछ ले कि अच्छा चालक क्या है? उष्मा का अच्छा चालक, और ये बताएंगे आप लोग द्रव में अगर पूछे उष्मा का अच्छा चालक तो पारा बताएंगे। ये दो प्रश्न यहाँ से बन जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि उष्मा का अच्छा चालक कौन सा है, उष्मा का अच्छा चालक कौन सा है, लेकिन धातु में अगर पूछे, धातु में उष्मा का अच्छा चालक कौन सा होता है, तो चांदी बताएंगे। चांदी उष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक, सॉरी उष्मा का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो एल्युमिनियम होता है। क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है। ठीक, ये आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक, अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि सिलिकॉन एक गैर धातु होती है, ये धातु नहीं होती, सिलिकॉन, ये आप लोग बताएंगे कि ये उष्मा का जो चालक होता है कि अचालक होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये उष्मा का जो है अर्ध चालक होता है, अर्ध चालक। और इससे क्या बनाया जाता है? कंप्यूटर का जो आईसी चिप वगैरह होता है, ये बनाया जाता है। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहते हैं, विश्व का सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में है, उसे कहते हैं। ठीक,
कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है? तो चांदी है। जितनी भी धातु होती है वो विद्युत की सुचालक होती है, जितनी भी अधातु होती है विद्युत की कुचालक होती है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक पूछ ले द्रव में, उष्मा का सबसे अच्छा चालक वो भी द्रव में तो पारा होता है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक वो भी धातु में तो एल्यूमिनियम होता है। क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है। सिलिकॉन क्या होता है? तो ये अर्धचालक होता है। अगर आपसे पूछे कि सीसा क्या होता है, सीसा, तो ये देखिए अधातु है, तो विद्युत का क्या होगा? ये कुचालक होगा। क्या होगा? कुचालक होगा। ठीक। लोहा आपसे पूछ ले तो ये विद्युत का सुचालक हो जाएगा। भारत में नागरिकता किस देश के संविधान से ली है? तो भारत में जो नागरिकता है, ये जो प्रश्न था एसएससी जीडी में ये पूछा गया प्रश्न है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे किस अर्थशास्त्री को 1998 में नोबेल दिया गया। और ये जो भारत में नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया, तो वो भी एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। और इनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे नागरिकता से, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले किस देश से नागरिकता लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से नागरिकता लिया गया है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? तो यहाँ पे एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। और भारत में नागरिकता किस भाग में है? तो भाग 2 में। अगर आपसे पूछे नागरिकता से संबंधित भारत में अनुच्छेद क्या है भारतीय संविधान में, तो 5 से 11 में वो नागरिकता है। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि भारत का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, तो नीति निर्देशक तत्व जो है, नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में, जिसे डीपीएसपी भी कहते हैं, ये आयरलैंड से लिया गया। कहाँ पे? आयरलैंड से। अगर आपसे पूछे कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, तो मौलिक जो अधिकार है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ पे मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, मौलिक कर्तव्य हमारा कहाँ से लिया गया, तो ये रूस के संविधान से, रूस सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, भारत में नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है, तो ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से? ब्रिटेन के। और भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में नागरिकता किस भाग में है संविधान के, तो भाग 2 में है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक। नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड के संविधान से। मौलिक अधिकार जो है हमारा, वो अमेरिका से लिया गया। और मौलिक कर्तव्य पूछ ले तो वो रूस से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे। और जो क्षिप्रा नदी है ये आपकी, यहाँ पे कुंभ मेला भी लगता है। क्षिप्रा ये किसकी सहायक, क्षिप्रा नदी आपसे पूछ ले किसकी सहायक नदी है, तो ये चंबल की सहायक नदी। किसकी? चंबल की सहायक नदी है। चंबल किसकी सहायक नदी है? ये यमुना की सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा की सहायक नदी है। इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि उज्जैन का प्राचीन नाम, यहाँ पे उज्जैन है ना, यहाँ पे कुंभ मेला भी लगता है उज्जैन में। कुंभ मेला कहाँ पे लगता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश उज्जैन में कुंभ मेला भी लगता है उज्जैन में। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये पूछा जाता है किस नदी के किनारे, तो क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है, यहाँ पे उज्जैन का अगर आपसे पूछ ले कि प्राचीन नाम क्या है, तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम है वो अवंतिका है। क्या है? अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम है। उज्जैन का जो प्राचीन नाम है अवंतिका है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उज्जैन का प्राचीन नाम है अवंतिका। ठीक, इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से इसका रिवीजन, अगर आपसे पूछे कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे। क्षिप्रा किसी की सहायक नदी है? ये चंबल की सहायक नदी है। चंबल यमुना की सहायक नदी है। यमुना गंगा की सहायक नदी है। ठीक, बात करते हैं उज्जैन में कुंभ मेला मध्य प्रदेश में लगता है किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन का जो प्राचीन नाम है अवंतिका है। क्या है? उज्जैन का जो प्राचीन नाम है वो अवंतिका है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है, तो लठमार होली जो है वो बरसाना या फिर नंदगांव, आप लोग याद रखेंगे, बरसाना व नंदगांव में मनाई जाती है। ठीक, ये आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे, बरसाना और नंदगांव। और ये आपका एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। ये एसएससी जीडी में पूछा गया है। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि होली कब मनाई जाती है, होली जो है, होली ये पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। होली जो है वो पूर्णिमा
के दिन मनाई जाती है, ये आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब कुछ त्योहार है हमारे पास जो पूछा जाता है किस राज्य से संबंधित है या फिर कब मनाई जाती है, कहाँ पे मनाई जाती है। तो देखिए पोंगल जो त्योहार है, अगर आपसे पूछे पोंगल, ये पोंगल जो त्योहार है ये आपसे पूछे कहाँ पे मनाई जाती है, ये तमिलनाडु का त्योहार है। कहाँ पे? तमिलनाडु में मनाए जाने वाले त्योहार है। अगर आपसे पूछे वहीं पे ओणम कहाँ पे मनाई जाती है, ओणम, ओणम जो त्योहार है वो केरल में मनाई जाती है, केरल में। अगर आपसे पूछे कि बिहू त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है, बिहू त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये असम में मनाया जाता है। कहाँ पे? असम में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि हरेली त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है, हरेली, तो ये मनाया जाता है आपका छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में हरेली। अगर छत्तीसगढ़, अगर आपसे पूछे कि हरेला कहाँ पे मनाया जाता है, हरेला, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हरेला कहाँ पे मनाया जाता है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब बात करते हैं लठमार होली कहाँ पे मनाई जाती है, बरसाना और नंदगांव आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे लठमार होली मनाई जाती है। होली की बात करें, ये पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाला त्योहार है। और ओणम जो है वो केरल में मनाया जाता है। पोंगल जो त्योहार है ये तमिलनाडु में मनाया जाने वाला है। बिहू जो त्योहार है असम में मनाया जाता है। हरेली जो है छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। हरेला आप लोग बताएंगे कहाँ पे मनाया जाता है, ठीक, ये आप लोग बताएंगे। और गोबर गैस में कौन सी गैस होती है, तो गोबर गैस में मीथेन गैस होती है, मीथेन गैस होती है। और एल सीएनजी में आपसे पूछ ले, सीएनजी में भी कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस होती है, ठीक। और एलपीजी में पूछी कौन सी गैस होती है, एलपीजी में, तो इसमें ब्यूटेन एंड प्रोपेन गैस होती है, ब्यूटेन एंड प्रोपेन गैसों का ये मिश्रण होता है एलपीजी गैस। कैंसर के इलाज में कौन सी गैसों का प्रयोग किया जाता है, कैंसर के इलाज में, कैंसर के इलाज में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें रेडान गैस का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि एलपीजी गैस में लीकेज का पता लगाने के लिए कौन सी चीजें मिलाई जाती है, लीकेज का पता लगाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, तो इसमें लीकेज का पता लगाने के लिए इथाइल मर्केप्टोन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, इथाइल मर्केप्टोन। जो आपको गंध आती है एलपीजी सिलेंडर से, तो उसमें इथाइल मर्केप्टोन मिला रहता है, इस वजह से गंध आती है, ताकि आपको लीकेज का पता चल सके और उसका उपाय आप समय रहते कर सकें, ठीक। अब बात करते हैं फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, फलों को पकाने के लिए, तो फलों को पकाने के लिए हम लोग एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। किस गैस का, एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, वायुयान के टायर में हम लोग कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। किसका, नाइट्रोजन का, ठंडा होता है इस वजह से इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आग वगैरह ना लगे, ब्लास्ट ना हो। और गोबर गैस में मीथेन गैस, सीएनजी में भी मीथेन गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होता है। और इसके लीकेज का पता लगाने के लिए इथाइल मर्केप्टोन इसे मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, इथाइल मर्केप्टोन। कैंसर के इलाज में रेडान गैस के उपयोग किया जाता है। भूकंप आने के पहले जो सूचना दी जाती है, भूकंप आने से पहले वहां पे जो भी वातावरण रहेगा उसमें रेडान गैस अधिकता हो जाती है। फलों को पकाने के लिए आपको एथिलीन गैस का प्रयोग करना पड़ेगा। वायुयान के जो टायर है, वो वायुयान के टायर में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के न्यायतंत्र में सर्वोच्च कौन है, तो भारत की जो न्यायतंत्र में उसमें सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है। क्या है, सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है। और ये जो प्रश्न है ये एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है, एसएससी जीडी में ये पूछा गया प्रश्न है। अब बात करते हैं, भारत का जो न्यायतंत्र है ये 3 स्तर का है। कितने स्तर का, 3 स्तर का। सबसे बड़ा जो है वो सर्वोच्च न्यायालय है। सबसे बड़ा क्या है, सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, सबसे बड़ा। उसके बाद में है उच्च न्यायालय, जिसे हाई कोर्ट कहते हैं। सभी राज्य में एक हाई कोर्ट होता है, और भी नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं है, सभी न्यायालय में लगभग एक हाई कोर्ट होता है, ठीक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, हाई कोर्ट जो है न्यायालय में होता है, ऐसे याद रखेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद होता है जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय होता है, ठीक। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे, इतनी चीजें ये 3 स्तरीय की होती है। अब जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र क्या होता है, क्योंकि ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सर्वोच्च न्यायालय, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, इसका अधिकार क्षेत्र क्या क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र है
क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया था एक बार, तो हम सोचे कि इसको बताया जाए आप लोग को। तो जो इसका अधिकार क्षेत्र है वो क्या क्या है, तो देखिए इसका मूल अधिकार क्षेत्र है, उसके बाद परामर्शिक भी अधिकार क्षेत्र है इसके पास, परामर्शिक अधिकार क्षेत्र है, उसके बाद पुनर्विचार का भी इसके पास अधिकार है, पुनर्विचार का भी अधिकार है। तो इस तरह से 3 अधिकार इसका आप लोग याद रखेंगे, मूल अधिकार, परामर्शिक अधिकार और फिर पुनर्विचार संबंधी इसके पास अधिकार है। भारत के न्यायतंत्र में कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि ये सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पे न्यायालय कितने स्तर की है, तो ये 3 स्तर की है। एक तो है आपका सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर जिला एवं सत्र न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला और सत्र न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें अधिकार क्षेत्र की, तो इसकी कुछ अधिकार क्षेत्र जैसे मूल अधिकार क्षेत्र है, परामर्शिक अधिकार क्षेत्र है, पुनर्विचार संबंधी अधिकार क्षेत्र है। ठीक, अब बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है। तो राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है वो 6 वर्ष पे होता है, क्योंकि ये अस्थाई सदन होता है, ये अस्थाई सदन होता है, ये कभी भंग नहीं होता है और इसके सदस्यों का ही चुनाव किया जाता है। तो ये 6 वर्ष पे इसके सदस्य चुन के आते हैं। अगर आपसे पूछे कि ये अस्थाई सदन है, मतलब संसद का अस्थाई सदन इसे कहते हैं, संसद का उच्च सदन कहते हैं, इसे संसद का अस्थाई सदन, संसद का उच्च सदन कहते हैं। अब बात करते हैं कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। राज्यसभा की सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु की सीमा है वो 30 वर्ष है। अगर आपसे वहीं पे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए तो 25 वर्ष आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, राज्यसभा में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा कितने व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है, तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसमें 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और राज्यसभा में किस, मतलब राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में है, ये भी पूछा जाता है। तो ये अनुच्छेद नंबर 80 में राज्यसभा का गठन है। अगर वहीं पे लोकसभा पूछ ले तो आप लोग क्या बताएंगे, ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। राज्यसभा का जो हेड होता है वो सभापति होता है। लेकिन आपसे पूछे कि प्रथम सभापति कौन था राज्यसभा का, प्रथम सभापति कौन था, तो एस राधाकृष्ण था राज्यसभा, एस राधाकृष्ण थे, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे राज्यसभा के प्रथम सभापति। ठीक, इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है 6 वर्ष पे एक बार होता है। अस्थाई सदन इसे कहते हैं और संसद का उच्च सदन भी कहते हैं। संसद का इसे द्वितीय सदन भी, यहाँ पे लिख लीजिए, द्वितीय सदन भी कहते हैं। ठीक, इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, न्यूनतम आयु राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, 30 वर्ष होती है, जबकि वहीं लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होती है। और राष्ट्रपति इसमें कुछ व्यक्तियों को मनोनीत करता है अपने मन से। तो ये पूछा जाता है कि कितने व्यक्तियों को राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। ठीक, प्रथम सभापति कौन था राज्यसभा का, तो राज्यसभा का जो प्रथम सभापति थे एस राधाकृष्ण थे, सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। और राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 80 में है। हवा महल कौन से शहर में स्थित है, तो हवा महल जो है वो जयपुर में स्थित है। कहाँ पे, जयपुर में हवा महल स्थित है। अगर आपसे पूछे कि गोल गुम्बद कहाँ पे स्थित है, गोल यहाँ पे पूछा जाता है क्योंकि ये एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। ये एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है और पूछा जाता है कि कौन सा स्मारक कहाँ पे स्थित है, तो हवा महल तो जयपुर में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि गोल गुम्बद कहाँ पे स्थित है, गोल गुम्बद कहाँ पे स्थित है, तो ये विजयपुर में स्थित है। कहाँ पे, विजयपुर में स्थित है। और ये विजयपुर कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ पे गोल गुम्बद स्थित है। और ये प्रश्न जो है ये भी एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है, ये भी एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। अगर आपसे पूछे कि तलाजा की गुफाएं कहाँ पे स्थित है, तलाजा की गुफाएं कहाँ पे स्थित है, तो तलाजा की जो गुफाएं स्थित है वो गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात में स्थित है। और ये भी आपके एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है, ये भी एसएससी जीडी में पूछा गया है। अगर आपसे पूछे कि मुन्नेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है, मुन्नेश्वरम मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो मुन्नेश्वरम जो मंदिर है, मुन्नेश्वरम मंदिर जो है वो आपके श्रीलंका में स्थित है। कहाँ पे, श्रीलंका में स्थित है। और ये भी कहाँ पूछा गया प्रश्न है, ये भी एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। अब बात करते हैं कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की, बताएंगे आप लोग। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे स्थित है, तो कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे, दिल्ली में स्थित है। ठीक, इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, हवा महल कहाँ, कौन से शहर में स्थित है, जयपुर में स्थित है। गोल गुम्बद कहाँ पे स्थित है, विजयपुर, और ये कहाँ पे, कर्नाटक में स्थित है। तलजा की गुफाएं कहाँ पे स्थित है, ये भी गुजरात में स्थित है। कहाँ पे, गुजरात में स्थित है।
और ये जीडी में पूछा गया प्रश्न है। मुनेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। कहाँ पे? श्रीलंका में स्थित है। ये भी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की बात करें तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है वो दिल्ली में स्थित है। इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर भी करिए अपने दोस्तों तक। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय जो मरुस्थल का नाम है थार। थार मरुस्थल का नाम है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय जो मरुस्थल है ये स्थित कहाँ पे है? आप सभी जानते हैं कि ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में। और इस थार मरुस्थल को क्या कहा जाता है? तो इसे ही ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या कहा जाता है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि मरुस्थल की राजधानी किसे कहते हैं? मरुस्थल की राजधानी किसे कहते हैं? तो मरुस्थल की जो राजधानी है वो जैसलमेर को कहते हैं। किसे? जैसलमेर को कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसलमेर कहाँ पे पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। उसे मरुस्थल की राजधानी कहते हैं। अब वहीं पे पूछ ले, अगर आपसे पूछे कि भारत का शीत मरुस्थल किसे कहते हैं? भारत का शीत मरुस्थल कौन है? भारत का शीत मरुस्थल कौन है? तो शीत मरुस्थल जो बर्फ से बने होते हैं उन मरुस्थल को क्या कहते हैं? शीत मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल का मतलब होता है जहाँ पे वनस्पतियां ना उगे उसे क्या कहते हैं? मरुस्थल कहते हैं। तो भारत का जो शीत मरुस्थल है वो लद्दाख है। क्या है? भारत का जो शीत मरुस्थल है लद्दाख है। ठीक, इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। कुछ विश्व में चलते हैं। अगर आपसे पूछे कि सहारा मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? सहारा मरुस्थल जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा नहीं, सॉरी, आपसे पूछे कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो आप लोग बताएंगे सहारा मरुस्थल। कौन सा? सहारा मरुस्थल की बात करें, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। कौन सा? उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगर आपसे पूछे कि सहारा मरुस्थल क्यों प्रसिद्ध है तो ये विश्व का क्या है? ये सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। स्थित कहाँ पे है? राजस्थान में है। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में है। मरुस्थल की राजधानी किसे कहते हैं? तो मरुस्थल की जो राजधानी है जैसलमेर को कहते हैं। किसे? जैसलमेर को। मरुस्थल की राजधानी राजस्थान में स्थित है। और भारत का शीत मरुस्थल जो है लद्दाख में स्थित है। थार मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है थार मरुस्थल को। सहारा जो मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल, ये कहाँ पे स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में स्थित है और ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। बात करते हैं कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? तो जो है टीपू सुल्तान को आप लोग ध्यान रखेंगे। ये फ्रांस की क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था। कौन? टीपू सुल्तान। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और टीपू सुल्तान अगर आपसे पूछे कि कौन था, अगर आपसे पूछे कि टीपू सुल्तान कौन था तो ये मैसूर का शासक था। कहाँ का? मैसूर, मैसूर का शासक था। तो इतनी चीजें यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे। मैसूर कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में। और इसकी जो राजधानी थी कहाँ पे थी? टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम थी। कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम थी। ठीक, इतनी चीजें यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी जो राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम थी। और टीपू सुल्तान की मृत्यु आपसे पूछे कि कब हुई थी तो इसकी जो मृत्यु है 1799 में हुई थी। कब? 1799 में। और कहाँ पे? ये भी श्रीरंगपट्टनम में इसकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक, इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक प्रश्न और पूछा गया था कि रॉकेट तकनीक के जनक कौन है? रॉकेट तकनीकी के जनक के तकनीकी
रॉकेट तकनीकी का निर्माण कौन किया था? तो ये बताया जाता है कि रॉकेट तकनीकी का जो निर्माण है वो टीपू सुल्तान ने ही किया था। तो इस प्रश्न को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, रॉकेट तकनीकी का निर्माण किसने किया था? टीपू सुल्तान ने किया था। ठीक, तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से, कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? तो टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था। अगर आपसे पूछे कि टीपू सुल्तान कौन था, तो ये मैसूर का शासक था। मैसूर कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ पे थी? श्रीरंगपट्टनम में थी। और टीपू सुल्तान की जो मृत्यु है 1799 में श्रीरंगपट्टनम में हो गई। और रॉकेट तकनीकी का जो निर्माण है वो किसने किया था? टीपू सुल्तान ने किया था। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। किस दिशा में? पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है पृथ्वी। अब पृथ्वी के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो जो पृथ्वी दिवस है ये 22 अप्रैल के दिन मनाई जाती है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस हम लोग मनाते हैं। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सी है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सी है, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र है। कौन सी? शुक्र ग्रह है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी पे उष्मा का संचरण किस माध्यम से होता है, अगर आपसे पूछ ले पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सी है, तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। ठीक, अब बात करते हैं कि अगर आपसे पूछे कि उस पृथ्वी पे उष्मा का संचरण किस माध्यम से होता है, पृथ्वी पे उष्मा का संचरण किस माध्यम पे होता है, तो पृथ्वी का जो उष्मा का संचरण है वो विकिरण माध्यम से होता है। किस माध्यम से? विकिरण के द्वारा होता है। ठीक, विकिरण के द्वारा होता है। ठीक, अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी को गोल किसने बताया, पृथ्वी को गोलाकार किसने बताया था, तो पृथ्वी के गोलाकार बताने वाले जो वैज्ञानिक है उनका क्या नाम है? पाइथागोरस। पाइथागोरस ने पृथ्वी को गोलाकार बताया। ठीक, ये आप लोग एक प्रश्न याद रखेंगे, पाइथागोरस ने बताया था। पृथ्वी को गोलाकार किसने कहा था? तो पाइथागोरस ने कहा था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और पृथ्वी आपसे पूछे कि अगर 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लेती है, पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लेती है, तो पृथ्वी जो है 1 डिग्री देशांतर घूमने में वो 4 मिनट का समय लेती है। कितना? 4 मिनट का समय लेती है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सी है? तो शुक्र है। पृथ्वी पे उष्मा का संचरण किस माध्यम से होता है? तो विकिरण के द्वारा उष्मा का संचरण पृथ्वी पे होता है, विकिरण के द्वारा। अब बात करते हैं पृथ्वी को गोलाकार किसने कहा था, तो पाइथागोरस ने पृथ्वी को गोलाकार कहा था। 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, तो 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह किस सागर में स्थित है, तो लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है वो अरब सागर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये अरब सागर में स्थित है। ठीक, इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये जो लक्षद्वीप है ये कैसा द्वीप है? ये एक प्रवाल द्वीप है। कैसा द्वीप है? एक प्रवाल द्वीप है। ठीक, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं लक्षद्वीप, ये हमारा सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी, ये सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और अगर आपसे पूछे कि लक्षद्वीप का जो हाई कोर्ट है ये किस हाई कोर्ट के अधीन है, लक्षद्वीप का जो हाई कोर्ट है वो केरल हाई कोर्ट के अंदर काम होता है। इसका जो हाई कोर्ट है वो केरल हाई कोर्ट के अधीन है। मतलब कि जो लक्षद्वीप का जो कार्यभार है हाई कोर्ट से संबंधित वो केरल हाई कोर्ट में देखा जाता है। ठीक, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि कई बार पूछा गया है। अब आपसे पूछे कि सर्वाधिक साक्षरता किस यूनियन टेरिटरी में, सर्वाधिक साक्षरता वाला यूनियन टेरिटरी कौन सा है, या फिर न्यूनतम जनसंख्या वाला यूनियन टेरिटरी कौन सा है, या फिर आपसे पूछ ले सर्वाधिक साक्षरता पूछिए, या फिर आपसे पूछे कि न्यूनतम जनसंख्या वाला यूनियन टेरिटरी कौन सा है। तो सर्वाधिक साक्षरता या फिर न्यूनतम जनसंख्या वाला जो यूनियन टेरिटरी है वो आपका लक्षद्वीप है। कौन सा? लक्षद्वीप है। ठीक, इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसका रिवीजन करेंगे हम लोग साथ में। तो देख लीजिए लक्षद्वीप द्वीप समूह किस सागर में स्थित है, तो ये अरब सागर में स्थित है। सबसे छोटे यूनियन टेरिटरी कौन सा है,
तो लक्षद्वीप है। और जो कि ये एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, एसएससी जीडी एग्जाम में बात करते हैं। लक्षद्वीप का हाईकोर्ट जो है केरल हाईकोर्ट के अधीन आता है। जितना भी लक्षद्वीप में हाईकोर्ट का काम होता है वो केरल हाईकोर्ट में देखा जाता है। बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाले यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, न्यूनतम जनसंख्या वाला यूनियन टेरिटरी वो लक्षद्वीप है अपना, ठीक। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा कई राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे मानस राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछ ले कहाँ पे है, तो जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है? ये भी आपके असम में है। कहाँ पे? असम में है। अगर आपसे पूछे कि रायमोना नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो ये भी आपके असम में है। कहाँ पे? असम में है। रायमोना नेशनल पार्क असम में है। अगर आपसे पूछे कि जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो जीएसटी जो लागू करने वाला वो पहला राज्य है असम है। कौन? असम है जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य, ठीक। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये असम में है। रायमोना नेशनल पार्क का आपसे पूछ ले कहाँ पे है? तो ये भी आपके असम में है। रायमोना नेशनल पार्क। जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है असम। अगर आपसे पूछे कि जीएसटी कब लागू हुआ था, ये भी आप लोग डेट बताएंगे। कौन सा धातु सबसे अधिक तन्य है? तो ये एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। सोना जो है ये सबसे अधिक तन्य है, जितना आप इसको पीटेंगे उतना ज्यादा फैलता हुआ चला जाएगा। और आपको पूछा गया प्रश्न है कि सोना का लैटिन नाम कौन सा है? तो सोना का जो लैटिन नाम है वो अर्नम है। क्या है? सोना का जो लैटिन नाम है अर्नम, इसलिए इसका जो सिंबल होता है एयू होता है। क्या होता है? एयू। ये यू है, आप लोग ध्यान रखेंगे। सोना का जो लैटिन नाम है अर्नम है। अगर आपसे पूछे कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो ये 24 कैरेट का होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि बेवकूफों का सोना किसे कहते हैं? बेवकूफों का सोना किसे कहते हैं? तो बेवकूफों का जो सोना है वो पायराइट को कहते हैं। किसे कहते हैं? पायराइट को कहते हैं बेवकूफों का सोना। और अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि काल गुरली और फिर कुलगाड़ी की खान कहाँ पे स्थित है और ये क्यों प्रसिद्ध है? काल गुरली एंड कुलगाड़ी की खान कहाँ पे स्थित है? तो काल गुरली एंड कुलगाड़ी की जो खाने हैं ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और ये क्यों प्रसिद्ध है? तो ये सोना के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सोना उत्पादन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की बड़ी खान है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? तो सोना सबसे अधिक तन्य है। सोना का लैटिन नाम क्या है? तो अर्नम है। सोना का लैटिन नाम क्या है? अर्नम सोना का लैटिन नाम है, ठीक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एयू इसका सिंबल होता है। शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। बेवकूफों का जो सोना है वो पायराइट को कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बेवकूफों का सोना किसे कहते हैं? तो पायराइट को कहते हैं बेवकूफों का सोना। कार्ल गुल्ली और फिर कुलगाड़ी की जो खान है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये सोना के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। किसने? दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगर आपसे पूछे कि दयानंद सरस्वती के कुछ काम, तो इन्होंने क्या का काम किया? इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की अगर आपसे पूछे कि स्थापना किसने किया, तो ये दयानंद सरस्वती ने किया। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया। अगर आपसे पूछे कब आर्य समाज की स्थापना हुई? 1875 में। अगर आपसे पूछे कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर इनका मूल नाम था। क्या? मूल शंकर इनका मूल नाम था। अब बात करते हैं कि इनकी दयानंद सरस्वती की एक रचना है जो बहुत पूछी जाती है, तो सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना? तो दयानंद सरस्वती की रचना है। इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। वो फिर से रिवीजन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। इनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना का नाम बताइए? तो सत्यार्थ प्रकाश इनकी प्रसिद्ध रचना है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया। और ये कब की इसकी स्थापना? तो 1875 में। कौन सी सिंधु नदी की उपनदी है? तो सिंधु नदी की उपनदी, ये ऑप्शन डिपेंडेबल क्वेश्चन है, तो झेलम इसकी उपनदी है। मतलब ऑप्शन सही किया था। और ये एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। लेकिन अब इससे सिंधु से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक।
तो अब देखिए, अगर आपसे पूछे कि सिंधु की उपनदी कौन किस है, तो सारी उपनदियां आप लोग ध्यान रखेंगे। झेलम हो गया, चिनाब हो गया, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये सभी सिंधु की सहायक नदियां। 5 नदी मुख्य रूप से आप लोग ध्यान रखेंगे, और भी नदियां हैं। तो ये हो गया, सिंधु को मिला के 5 नदियां आती हैं, सॉरी, सिंधु को मिला के 6 नदियां हो जाती हैं। तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज ये सिंधु की सहायक नदियां होती हैं। अगर आपसे पूछे कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, तो 2880 किलोमीटर है। 2880 किलोमीटर है सिंधु नदी की लंबाई। कितनी? 2880 किलोमीटर। अब बात करते हैं सिंधु नदी की। अगर आपसे पूछे कि उद्गम कहाँ से हुआ है, सिंधु नदी का जो उद्गम हुआ है वो मानसरोवर झील के पास से हुआ है। किस झील के पास से? मानसरोवर झील के पास से हुआ है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं सिंधु नदी जो है वो प्रवाहित कहाँ पे होती है। सिंधु नदी जो प्रवाहित होती है वो लद्दाख एवं जास्कर के बीच में होती है। कहाँ पे? लद्दाख एंड जास्कर पर्वत के बीच में होती है। ठीक। अगर आपसे पूछे कि सिंधु नदी अपना मुहाना कहाँ पे बनाती है, यानी कि ये समाप्त कहाँ पे होती है, या फिर जल कहाँ पे गिराती है, तो ये अपना जल अरब सागर में गिराती है। किस सागर में? अरब सागर में गिराती है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है सिंधु नदी से संबंधित। अगर आपसे पूछे कि कौन सिंधु नदी की उपनदी है, तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। अगर आपसे पूछे सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर, उद्गम पूछे तो मानसरोवर झील के पास। कहाँ पे? मानसरोवर झील के पास। अगर आपसे पूछे प्रवाहित कहाँ पे होती है, लद्दाख और जास्कर पर्वत के बीच में। लद्दाख और जास्कर पर्वत के बीच में ये प्रवाहित होती है। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगर आपसे पूछे अपना मुहाना कहाँ पे बनाती है, तो अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। भारतीय ओलंपिक टीम ने हॉकी में कितने पदक जीते हैं, तो 8 पदक जीते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, 8 पदक जीते हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि पहले ओलंपिक पदक विजेता कौन थे, सबसे पहले ओलंपिक में पदक विजेता कौन थे, तो सबसे पहले ओलंपिक में पदक विजेता कौन बने थे, तो वो थे आपके जेम्स कॉलोनी नाम था। क्या था? जेम्स कॉलोनी नाम था। ठीक, ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ये पूछा जाता है कि ओलंपिक का आयोजन कब और कहाँ पे होगा, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो 2012 में जो ओलंपिक है, 2012 में जो ओलंपिक है वो लंदन में हुआ था। कहाँ पे? लंदन में 2012 में ओलंपिक हुआ था। अगर आपसे पूछे कि 2016 में, क्योंकि 4 वर्षों के अंतराल पे होता है, ये हुआ था 2016 में रियो में। रियो कहाँ पे पड़ता है? ब्राजील में। रियो जो है वो ब्राजील में पड़ता है। कहाँ पे? ब्राजील में पड़ता है। यहाँ पे ओलंपिक हुआ था। अगर आपसे पूछे कि 2020 में कहाँ पे ओलंपिक हुआ था, 2020 में, तो ये टोक्यो में हुआ था। कहाँ पे? टोक्यो में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि 2024 में ओलंपिक कहाँ पे होगा, तो ये पेरिस में होगा। पेरिस कहाँ पे पड़ता है? ये फ्रांस की राजधानी है। और टोक्यो जो है वो जापान की राजधानी। कहाँ पे? जापान की। तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। और 28 वाला लॉस एंजल में होगा। कितने? 2028 में आपसे पूछे ओलंपिक कहाँ पे होगा, तो लॉस एंजल में होगा। और लॉस एंजल्स कहाँ पे पड़ता है? ये अमेरिका में पड़ता है। तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से, भारतीय ओलंपिक टीम ने हॉकी में कितने पदक जीते, तो 8 पदक जीते हैं। लंदन में ओलंपिक का 2012 में ओलंपिक का आयोजन लंदन में हुआ था। 2016 में रियो ब्राजील में हुआ था। और 2020 में ओलंपिक टोक्यो जापान में हुआ था। 2024 में पेरिस फ्रांस में होगा। 2028 में ओलंपिक लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। कहाँ पे? लॉस एंजल्स के अमेरिका में होगा। इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले वीडियो की प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कि कौन मिट्टी प्रायः प्रकृति में रेतीली और गुण में लवड़ी होती है, तो ये एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। जीडी में मिट्टियों से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका जवाब सही था शुष्क मिट्टी। कौन सी मिट्टी? शुष्क मिट्टी जो होती है वो प्रकृति में रेतीली होती है और गुड़ में जो है वो लवड़ीय होती है। प्रकृति पूछे कैसी है, तो इसकी रेतीली होती है। और गुड़ में कैसी होती है? ये लवड़ीय होती है। ठीक, तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जीडी में ही प्रश्न पूछा गया था कि गोदावरी एंड महानदी के जो बीच के डेल्टा क्षेत्र है वहां पे कैसी मिट्टी होती है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। महानदी आप लोग जानते हैं, महानदी एंड गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र में कौन सी नदियां होती हैं? महानदी एंड गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो महानदी और गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र में ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है जलोढ़ मिट्टी। और जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है, नवीन, उसको क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, पुरानी, उसे क्या कहते हैं? उसे बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे।
और ये भी प्रश्न पूछा गया था कि मिट्टी के निचली परत को क्या कहते हैं। मिट्टी के निचली परत को क्या कहते हैं। तो जो मिट्टी की निचली परत होती है उसे क्या कहते हैं, तल सैल कहते हैं। क्या कहते हैं, तल सैल कहते हैं। तल मतलब नीचे का और सल मतलब मिट्टी होती है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं चाय की, काजू की। आपसे पूछेगी चाय की, काजू की और फिर कॉफी के उत्पादन के लिए कैसी मिट्टी की जरूरत होती है। चाय, काजू, कॉफी, इनके उत्पादन के लिए कैसी मिट्टी चाहिए। तो इसके उत्पादन के लिए लैटेराइट मिट्टी चाहिए। कैसी, लैटेराइट मिट्टी चाहिए। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। कौन सी मिट्टी प्रायः प्रकृति में रेतीली और फिर गुड़ में लवड़ी होती है। तो शुष्क मिट्टी जो होती है वो प्रकृति में रेतीली और गुड़ में लवड़ी होती है। और अब बात करते हैं महानदी के बारे में। तो महानदी और गोदावरी के बीच डेल्टा क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये दो प्रकार की होती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसे खादर बोलते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को पांगर बोलते हैं। मिट्टी के सबसे निचली परत को एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तल सैल कहते हैं। चाय की खेती के लिए, काजू की खेती के लिए और कॉफी की खेती के लिए जो मिट्टी उपयोगी होती है वो लैटेराइट मिट्टी होती है। ओलंपिक खेल की जो शुरुआत हुई थी वो एथेंस यूनान से हुई थी। कहाँ से, एथेंस यूनान से हुई थी और 1896 में हुई थी। कब, 1896, एथेंस यूनान में। अगर आपसे पूछे कि ओलंपिक में भारत कब से भाग लिया, भारत कब से भाग लिया ओलंपिक में, तो भारत जो है वो भाग 1900 से लिया। ओलंपिक में भाग लेना 1900 में शुरू किया। अगर आपसे पूछे कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों का पर वर्षों पे होता है, तो 4 वर्ष पे इसका आयोजन होता है। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है। अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है इसका जो हेडक्वार्टर है वो लुसाने में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो लुसाने में है। लुसाने कहाँ पे पड़ता है, ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है, लुसाने। ठीक, इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। वह फिर से रिवीजन, आपसे पूछे कि ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है वो एथेंस यूनान से हुई, 1896 से हुई। एथेंस यूनान 1896। और भारत कब से भाग लिया, तो भारत जो है 1900 से भाग लिया, सन 1900 से भाग लिया। ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष में होता है, यहाँ पे 40 नहीं है, 4 वर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है इसका जो हेडक्वार्टर है वो लुसाने में है। लुसाने स्विट्जरलैंड में पड़ता है। जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं। कौन, जम्मू और कश्मीर के बंजारे। और ये भी जो प्रश्न है एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। तो ये जो प्रश्न है जम्मू और कश्मीर के जो बंजारे हैं वो गुज्जर, आप लोग याद रखेंगे, गुज्जर एंड बकरवाल। गुज्जर और बकरवाल ये जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं। जम्मू और कश्मीर की आपसे पूछ ले कि राजधानी कहाँ पे है, तो जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। जम्मू और कश्मीर की जो राजधानी है वो श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर की राजधानी। अगर आपसे पूछे कि जम्मू और कश्मीर की भाषा कौन सी है, तो जम्मू और कश्मीर की भाषा डोंगरी है। ठीक, डोंगरी है। और फिर यहाँ की एक भाषा उर्दू भी यहाँ की जम्मू कश्मीर की भाषा, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम लोग भी बसे हुए हैं। डोंगरी और उर्दू भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि जम्मू और कश्मीर के पहले गवर्नर कौन बने थे, तो जम्मू और कश्मीर के पहले गवर्नर करण सिंह बने थे। कौन, करण सिंह बने थे जम्मू और कश्मीर के पहले गवर्नर। अगर आपसे पूछे कि सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि जम्मू और कश्मीर के पर्यटक स्थल के बारे में बताइए, तो यहाँ पे मुख्य पर्यटक स्थल है गुलमर्ग, जो कि मतलब बायोलॉजी की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुलमर्ग एंड सोनमर्ग यहाँ की जो पर्यटक स्थल हैं ये हैं। ठीक, इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। जम्मू और कश्मीर के बंजारे गुज्जर एंड बकरवाल। अब जम्मू और कश्मीर से इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपसे पूछे किसकी राजधानी कहाँ है, श्रीनगर। भाषा कौन कौन सी है, डोंगरी और उर्दू है। पहले गवर्नर कौन है, करण सिंह है। सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर का पर्यटक स्थल जो है गुलमर्ग और सोनमर्ग है। कौन सा, गुलमर्ग और सोनमर्ग है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होता है, तो पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी जो है वो कैल्शियम की कमी से होता है। कैल्शियम की कमी से होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि पशु में महामारी रोग किसकी वजह से होता है, अगर आपसे पूछे कि पशु में महामारी रोग किसकी वजह से होता है, तो पशु में जो महामारी रोग है वो होता है वायरस की वजह से। किसकी वजह से, वायरस की वजह से होता है। ठीक,
अब आपसे पूछे कि पशुओं का जो सबसे बड़ा मेला है वो कहाँ पे लगा, विश्व में पशुओं का सबसे बड़ा मेला है वो कहाँ पे लगता है, तो वो जो है सोनपुर में लगता है। कहाँ पे, सोनपुर में, बिहार में लगता है। ठीक, ये चीज आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे, सोनपुर बिहार में लगता है। अगर आपसे पूछे कि संगम युग में युद्ध का कारण क्या था, संगम युग में युद्ध का कारण क्या बनता था, तो यहाँ पे पशुओं की जो चोरी हो जाती थी, पशुओं की चोरी जो है वो संगम युग में युद्ध का कारण बनता था। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी वजह से, कैल्शियम की वजह से होता है। किसकी वजह से, कैल्शियम की वजह से होता है, और ये कैल्शियम की कमी से। और पशुओं में जो महामारी रोग है वो वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से, वायरस की वजह से। विश्व का सबसे बड़ा मेला कहाँ पे लगता है पशुओं का, विश्व में सबसे बड़ा मेला सोनपुर बिहार में लगता है। सोनपुर बिहार में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। संगम युग में युद्ध का कारण क्या बनता था, तो पशुओं की जो चोरी है संगम काल में युद्ध का कारण बनता था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है, तो अगर सबसे कम उम्र के पूछे तो अभिनव बिंद्रा थे। कौन, अभिनव बिंद्रा सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता थे। अगर आपसे पूछे कि प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, मतलब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता, प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो वो थे विश्वनाथ आनंद। कौन थे, विश्वनाथ आनंद। और विश्वनाथ आनंद को आप लोग जानते ही होंगे, ये ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं, शतरंज के ये ग्रैंड मास्टर थे, यानी कि शतरंज से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है, तो उनका क्या नाम है, कर्दम मल्लेश्वरी। कर्दम मल्लेश्वरी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है। ठीक, इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल गया है। अब नया नाम आपसे पूछे कि इसका नया नाम क्या हो गया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो चुका है, तो इसका नाम हो चुका है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नया नाम हो चुका है। ठीक, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसकी पुरस्कार राशि कितनी थी, और इसकी जो पुरस्कार राशि है वो 25 लाख हो चुकी है। कितनी है इसकी पुरस्कार राशि, 25 लाख है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की। अगर आपसे पूछे कि इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत तो 1991-92 से हुई थी। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार या फिर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता अभिनव बिंद्रा, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति विश्वनाथन आनंद, शतरंज से संबंधित। अगर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कर्दम मल्लेश्वरी हैं। अगर आपसे पूछे कि इसमें पुरस्कार राशि कितनी है, 25 लाख है, और इसकी जो शुरुआत है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की 1991-92 में मानी जाती है। और इसका नया नाम क्या हो चुका है, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नया नाम हो चुका है। यूरिया को रक्त से फिल्टर करने का काम गुर्दा करता है। कौन करता है, गुर्दे का काम है, या फिर इसे किडनी आप लोग समझ सकते हैं, किडनी। गुर्दा नहीं समझ में आ रहा है, किडनी समझिए। ठीक, और आपसे पूछे कि किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होती है, किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होती है, तो किडनी की जो कार्यात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन होता है। क्या है, नेफ्रॉन किडनी की कार्यात्मक इकाई होता है। और बात करते हैं अब किडनी की पथड़ी, किडनी की जो पथड़ी होती है उसको क्या कहते हैं, जो किडनी में जो पथरी हो जाती है उसको क्या कहते हैं, वो किसकी बनी होती है, तो किडनी की जो पथड़ी होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, किसकी, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ठीक, अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि रक्त को शुद्ध कौन करता है, यहाँ पे यूरिया को रक्त से फिल्टर करने का काम जो गुर्दे का है, लेकिन रक्त को शुद्ध कौन करता है। अगर आपसे पूछे कि रक्त को शुद्ध कौन करता है, किडनी ही करता है। ठीक, इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से इसका रिवीजन करेंगे। अगर आपसे पूछे कि यूरिया को रक्त से फिल्टर करने का काम गुर्दे का है या फिर किडनी का है। अब बात करते हैं किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, और किडनी की जो पथड़ी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, और रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है, किडनी करती है। ठीक, गुर्दे का काम है रक्त को शुद्ध करना। इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
तो धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर करिए और इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।